गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है नवंबर 3, 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। आज हम लोग चार टॉपिक करेंगे जिनमें से चारों टॉपिक मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो टॉपिक है आप यहाँ पे देख रहे हो 2+2 डायलॉग, ये भी आप हम लोग मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व जो एडिटोरियल है वो तो मेंस के हिसाब से पढ़ते ही हैं। ये जो CART सेल थेरेपी है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके अलावा जो CBAM और इंडिया है, CBM का मतलब होता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो इसमें क्या हो रहा है, यूरोपियन यूनियन कुछ कार्बन टैक्स लगा रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे कार्बन टैक्स क्या होता है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक भी मेंस के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए जी, सीधा बात करते हैं आगे। सैटरडे को हमारा करंट अफेयर का सेशन चलता है जिसमें हम लोग पूरे वीक का करंट अफेयर करते हैं। अगर आप वो सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये QR कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। SC1000 कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो मेरी तरफ से 1000 रुपीज का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। आज का जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो द हिंदू न्यूज़पेपर से नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस से आया है। कल वाले पेपर में ये था। तो यार, नॉलेज जहां मर्जी हो, एग्जाम के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो आज का ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से है। इंडियाज ओन CART सेल थेरेपी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आर्टिकल से ना क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, टी सेल के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले CAS 9 के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो कई बार क्या होता है ना, यूपीएससी में आपको डिटेलिंग पूछने की बजाय वो आपसे सिर्फ ये पूछ लेता है कि ये जो टर्म्स हैं वो किस सिस्टम से रिलेटेड हैं, किस चीज से रिलेटेड है। आपसे ऐसे सवाल भी पूछ लेता है। जैसे टी सेल की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। जब कोविड 19 में इम्यून सिस्टम की बात चल रही थी हर तरफ, तो टी सेल का काफी रेलेवेंस हो गया था। जब जीन एडिटिंग की बात कर रहे थे उस समय CAS 9 एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म थी, काफी ज्यादा न्यूज में भी रही, हम लोगों ने भी इसके बारे में पढ़ा, कैस्पर 9 के बारे में ये भी पूछ लिया। तो CART ये जो सेल थेरेपी है कौन सी डिसीज से रिलेटेड है, ये है कैंसर से रिलेटेड। तो आपने सबसे पहले तो इतना ही याद रखना है एग्जाम के लिए। देखिए, यूजली हम लोग क्या करते हैं ना, कैंसर के लिए जो हमारे पास सभी थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक जो है रेडियोथेरेपी की जाती है। ये ये यूज की जाती हैं, पेशेंट के ऊपर अप्लाई की जाती हैं जिसको कैंसर होता है। इसमें दिक्कत क्या है ना, एक तो ये महंगी बहुत ज्यादा है, बहुत लंबे समय तक चलती हैं, महंगी बहुत ज्यादा है, और साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। इसके ऑल्टरनेट एक और टेक्नोलॉजी है जिसे CART कहा जाता है, सेल थेरेपी। लेकिन अभी तक ये इस तरह की टेक्नोलॉजी और ये जो सिस्टम है ये इंडिया में उपलब्ध नहीं था। लेकिन अब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने नेक्स्ट CART 9, ये एक दवाई है बेसिकली, ठीक है, इसको अलाउ कर दिया है। नेक्स्ट CAR 9 इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड CART सेल थेरेपी, ये थेरेपी है, दवाई मतलब उस सिस्टम का पूरा पार्ट है, इसको अलाउ कर दिया है। और ये कंपनी जिसका नाम है इम्यूनो एक्ट, जो कि IIT बॉम्बे के द्वारा जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ये कंपनी इस दवाई को बनाएगी। आपने इतना याद रखना है। CDSCO दिस मंथ ग्रांटेड मार्केट ऑथराइजेशन फॉर नेक्स्ट NEX CAR 9, इंडिया फर्स्ट इंडिजेनसली डेवलप्ड। भैया, ये हम लोगों ने खुद डेवलप करी है, विदेशों से मंगवाई नहीं है। CART सेल थेरेपी। अब सवाल ये उठता है कि सर ये CART सेल थेरेपी होता क्या है। तो एक तो आपको मैंने बता दिया कि ये कैंसर पेशेंट्स के लिए जो यूज होता है वो सस्ता पड़ेगा। सस्ता मतलब आप ये मत समझिएगा 10-20 हजार रुपए का पड़ेगा। अभी भी जो इसकी कीमत होने वाली है इंडिया में वो यूजली 30 से 40 लाख रुपए होने वाली है टोटल। हालांकि कोशिश ऐसी की जा रही है कि अगले हो सकता है 1 साल या 2 साल के अंदर इसकी जो कॉस्ट है वो 10 से 20 लाख तक हो सकती है। लेकिन कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के कंपैरिजन में बहुत सेफ होती है। काम कैसे करती है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी के जो टी सेल होते हैं, जहां से यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है, टी सेल हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वहां से प्रोड्यूस होते हैं। यानी हमारी बॉडी का जो फाइटिंग मैकेनिज्म है वो टी सेल से निकलता है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, ये जो टी सेल होते हैं हमारी बॉडी में ये व्हाइट ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं,
जहां से हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, हम लोग इन टी सेल्स को लेबोरेटरी में लेके जाते हैं और टी सेल्स को मॉडिफाई कर देते हैं, और इनको मॉडिफाई इस तरीके से करते हैं कि ये स्पेसिफिकली कैंसर जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। Researchers modify these cells in the laboratory so that they express specific proteins on their surface known as the chematic antigen receptors. CAR मतलब chimeric antigen receptors, अपने याद रखना है। ये लैब के अंदर मॉडिफाई किया हुआ प्रोटीन होता है जो टी सेल से हम लोग लेते हैं, और ये प्रोटीन हमारे जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं उनसे अटैच हो जाता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब एक बार टी सेल से हम इनको निकाल लेते हैं, लेबोरेटरी में इनको मॉडिफाई कर देते हैं, बाद में फिर से हम लोग अपनी बॉडी में इनको वापस से इंसर्ट कर देते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि कैंसर सेल से बाइंड हो जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमारे जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम है उनको एक्टिवेट करता है, स्पेशली फॉर द कैंसर सेल्स, राइट। तो ये जो थेरेपी है, दिस इज मच मच सेफर एज कंपेयर टू रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जो ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन ये हर तरह के कैंसर में फिलहाल यूज नहीं होगा, कुछ टाइप के कैंसर में यूज होगा, जैसे लिम्फोमा और ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है? ये कैसा कैंसर होता है जो वाइट ब्लड सेल से ही जो है प्रोड्यूस हो जाता है कई बार, और लिम्फोमा होता है जिसे कहते हैं अराइजिंग फ्रॉम द लिम्फेटिक सिस्टम, बेसिकली जिसे खून का कैंसर कहते हैं। कुछ लोग जो है ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी आप उस तरह से कह सकते हो। ब्लड कैंसर बेसिकली ल्यूकीमिया ही होता है, और इसकी जो एफिकेसी है वो 90% है। ठीक है, 100% तो नहीं है लेकिन 90% तो है। तो ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कैंसर को लेके कोई बड़ा टॉपिक आता है मेंस में, तो डेफिनेटली वहां पे सॉल्यूशन में आप CAR-T, CAR-T, सेल थेरेपी का मेंशन डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, चलिए। CBM विल किल मैन्युफैक्चरिंग इन यूरोपियन यूनियन, इंडिया टू लेवाई कार्बन टैक्स। मोटे मोटे तौर पे आपको मैं बताता चलता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। CBM का मतलब दोस्तों होता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखिए, एक तो कार्बन की बात कर रहा है, बॉर्डर की बात भी कर रहा है, और एडजस्टमेंट की बात भी कर रहा है। तीनों चीजें एक साथ जो है वो यूज कर रहा है। इसका मतलब ये है, यूरोपियन यूनियन एक कानून बनाने वाला है, और उनका ये कहना है, दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली बात, ऐसी कंपनीज जो यूरोपियन यूनियन के अंदर प्रोडक्शन कर रही हैं, अगर वो कंपनी बहुत ज्यादा CO2 या ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करती हैं, तो भैया उनके ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा कार्बन टैक्स लगाएंगे। जैसे मान लो आप यहाँ पे सीमेंट जो इंडस्ट्री है उसके अंदर काफी CO2 प्रोड्यूस होता है, फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी काफी प्रोड्यूस होता है, स्टील जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा CO2 वगैरह रिलीज करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि ये इनके ऊपर हम लोग कार्बन टैक्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वो आपको अच्छे से पता है कि भाई वो लोग अपना जो NDC है उसको अचीव करना चाहते हैं, जो पेरिस के अंदर उन्होंने वादा किया था, वॉलंटरली प्रॉमिस किया था। अब इससे होगा क्या? अच्छा, ये तो होगी पहली चीज कि भाई वो ये करने वाले हैं, खुद की कंपनी के ऊपर टैक्स लगाएंगे। दूसरी चीज, उनका ये कहना है कि यूरोप के अंदर जो भी सामान इंपोर्ट होके आएगा, मान लो इंडिया से आ रहा है, और वो सब जैसे मान लो इंडिया से सीमेंट आ रहा है, इंडिया से कोई स्टील प्रोडक्ट आ रहा है, ये सामान के ऊपर भी हम लोग कार्बन टैक्स लगाएंगे अगर ये कंपनी इंडिया में CO2 रिलीज करती है या फिर ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करती हैं। मतलब हम अपनी कंपनी के ऊपर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, इंडिया की कंपनी के ऊपर भी लगाएंगे जब हम लोग उनको इंपोर्ट करेंगे। तो ये इसमें ये दो धारी तलवार है। अब हमारे जो मिनिस्टर साहब है पीयूष गोयल जी का ये कहना है कि यूरोपियन यूनियन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो यूरोप से दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाएंगी। आप सोच के देखिए, यूरोप के अंदर आपने भयंकर टैक्स लगा दिया। अब इन कंपनीज के पास दो ऑप्शन है, या तो ये क्लीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें जो कि बहुत कॉस्टली होती है, या फिर अपनी प्रोडक्शन किसी दूसरी कंपनी में कंट्री में शिफ्ट करें जो इनको सस्ता पड़ेगा,
वो ये लोग कर लेंगे। और आपको मैं बताता चलूँ, दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना थोड़ा ज्यादा सस्ता होता है, इसलिए बहुत सारी अमेरिकन यूरोपियन कंट्री जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हैं, उन कंट्री से बहुत सारी इंडस्ट्री चाइना में शिफ्ट हो गई, वियतनाम में शिफ्ट हो गई, थोड़ी बहुत इंडिया में शिफ्ट हो गई। तो अपने खुद के देश में तो पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो पीयूष गोयल जी का ये कहना है कि यूरोप की बहुत सारी कंपनी इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगी। अब फिर से सवाल वही खड़ा हो गया, तो ये क्या कंपनी इंडिया में पोल्यूशन करेंगी? सवाल है, आंसर है उसका यस। बट इसका सोल्यूशन भी हम लोगों ने निकाल लिया है। इंडिया कहता है कि भाई हम लोग अपना खुद का कार्बन टैक्स लगाएंगे। ठीक है, हम खुद का कार्बन टैक्स लगाएंगे, जिसकी वजह से ये कंपनी इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं कर पाएंगी। अब वो देखना है कि भाई हम लोग कितना ज्यादा सख्त कार्बन टैक्स लगाते हैं। बहुत ज्यादा लगाएंगे तो वो कंपनी इंडिया में भी नहीं आएंगी, वियतनाम फिलीपींस वगैरह इधर चली जाएंगी, है ना। अब ये देखना यहाँ पे रहेगा। तो सीबीएम के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट है, राइट। हालांकि इंडिया का ये कहना है कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन को, वो सिर्फ 1.8% है व्हेन इट कम्स टू स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम वगैरह। तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो टैक्स वगैरह लगाएंगे। लेकिन डेफिनेटली एक इतनी बड़ा इकोनॉमिक यूनियन है यूरोपियन यूनियन, और वो इस तरह की चीजें अगर करेगी तो उसको कोई और लोग भी फॉलो कर सकते हैं, तो उससे हमें डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। 1.8% भी काफी होता है, जिस तरह से इंडिया का जो शेयर है इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर। और इससे की वजह से क्या होगा, बहुत सारी कंपनी इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वो दूसरी कंट्री में भी शिफ्ट हो सकते हैं, जो यूरोपियन कंपनीज हैं। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन ये अभी अप्लाई नहीं होगा, 2026 से ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन यार 2 साल की बात है, 3 साल की बात है, जल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए जो है चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। खासकर इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम, सीमेंट, आयरन, स्टील, ये कुछ इंडस्ट्री हैं जो ज़्यादा CO2 वगैरह प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन इंडिया का ये भी कहना है कि भाई ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। कैसे? क्योंकि ये WTO के प्रोविजंस का वायलेशन है। WTO क्या कहता है? WTO कहता है कि जो दुनिया भर में ट्रेड है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए। मतलब आप अपनी कंपनी, अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को वैसे ही ट्रीट करोगे, आप दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को भी ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे आप खुद की कंपनी के प्रोडक्ट को करते हो, कंट्री के प्रोडक्ट को करते हो। लेकिन अब यूरोप तो ये ऐसा नहीं कर रहा है। यूरोप कह रहा है भाई इंडिया से आने वाले सामान के ऊपर, चाइना से आने वाले सामान के ऊपर मैं एक्स्ट्रा कार्बन टैक्स लगाऊंगा। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। अरे आपकी खुद की कंट्री की मोस्टली कंपनीज ने तो क्लीन एनर्जी अडॉप्ट कर लिया। अरे उनके पास तो पैसा है, टेक्नोलॉजी है, कर सकते हैं। हमारे पास तो नहीं है, इंडिया चाइना के पास। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो एक तरह से यूरोप ये चाहता है कि हम लोग इंडिया के सामान को इंपोर्ट ना करें, चाइना के सामान को इंपोर्ट ना करें। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा मिल रहा है? अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो लोग कार्बन टैक्स का बहाना ले रहे हैं। अरे सीधा सीधा बोल दो कि हम आपसे ट्रेड नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर वो सीधा सीधा ऐसा बोलेंगे तो फिर WTO के प्रिंसिपल का सीधा सीधा वायलेशन हो जाएगा। तो इसीलिए उसी चीज को वो कार्बन टैक्स के रूप में हमें दिखाना चाहते हैं। तो ये, अब उनकी इंटेंशन क्या है ये तो वही जाने, लेकिन इंडिया का ये कहना है कि ये भाई डिस्क्रिमिनेटरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चार चीजें यहाँ पे एक साथ हो गई हैं। तो एक तो कार्बन टैक्स के बारे में यू शुड हैव सम आइडिया, इसका यूरोप के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और WTO का किस तरह से वायलेशन होता है। तो तीन चार डायमेंशन आप इस आर्टिकल से कर सकते हो। मेंस के परस्पेक्टिव मुझे ऐसा लगता है यहाँ से बहुत एक डिसेंट सा जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर आप मेंस के लिए क्वेश्चन एक लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। रिसेंटली प्रोपोज्ड कार्बन, सॉरी, रिसेंटली प्रपोज कार्बन, अरे कहाँ गया पेन मेरा, कार्बन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऑफ यूरोपियन यूनियन हैज एडवर्स impact on production in India. डिस्कस, आप इसको लिखना चाहो तो 150 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हो, या सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ CBAM
रिसेंटली proposed बाय यूरोपियन यूनियन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये थोड़ा आपने देखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी। एंटनी ब्लिंकन लॉयड ऑस्टिन टू विजिट न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक फॉर 2+2 डायलॉग। तो भाई साहब ये इंडिया में आने वाले हैं 2+2 डायलॉग के लिए। अब इतना सारे आर्टिकल की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट आपको ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो ये 2+2 डायलॉग होता क्या है? देखिए, दो लोग यूएसए से, दो लोग इंडिया से, लेकिन कोई आम लोग नहीं है। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स इन अमेरिकन गवर्नमेंट एंड इन इंडियन गवर्नमेंट। जब दोनों लोग आपस में मिलते हैं, दो यहाँ से दो वहां से, तो इसे 2+2 डायलॉग कहा जाता है। तो ये कोई छोटे मोटे मिनिस्टर नहीं है। यूजली आपको देखने को मिलेगा कि 2+2 मीटिंग में आपके डिफेंस मिनिस्टर होंगे और आपके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। यस, या डिफेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस होती है इनकी। डिफेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं, होम मिनिस्टर भी हो सकते हैं। तो ये 2+2 मीटिंग जो है इस तरह से की जाती है ताकि हाईएस्ट लेवल पे जाके आप मीटिंग कर सको, क्योंकि इससे सिक्योरिटी इश्यूज, स्ट्रेटेजिक इश्यूज आप ये डिस्कस करते हो, ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर यूजली इंडिया अमेरिका के केस में ये दोनों मिनिस्टर यहाँ पे मिलते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अमेरिका हमारा इतना अच्छा दोस्त है। अभी तो रिलेशन बहुत गहरे हैं भैया, तो काफी चीजें डिस्कस की जाती हैं। क्योंकि चाइना इंडिया को जो है, चाइना अमेरिका इंडिया को एक बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप में देखता है चाइना से डील करने के लिए। क्योंकि दुनिया में चाइना से डील या तो इंडिया कर सकता है, रशिया कर सकता है। रशिया का तो दोस्त बन गया है चाइना, इंडिया यहाँ पे बचा है, तो अमेरिका के पास कोई खास ऑप्शन बचा नहीं। ओनली इंडिया कैन डू दिस। ब्रिटेन वगैरह तो अभी नॉन इंटरेस्टेड ही नजर आ रहे हैं, बहुत पीछे चले गए, तो वो डील नहीं कर सकता। हमारा पड़ोसी भी है, चाइना के साथ हमारे इश्यूज भी हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना को लेके ये कॉमन इंटरेस्ट इंडिया, इंडिया भी चाइना को टैकल करने के लिए अमेरिका की हेल्प चाहता है, क्योंकि रशिया तो अभी अमेरिका चाइना की तरफ चला गया। तो इंडिया और अमेरिका दोनों के म्यूचुअल एक रिलेशन यहाँ पे बनता है, सिम्बाइटिक। उसकी वजह से हमारे रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो 2+2 के अगर हम लोग देखें तो इंडिया का सबसे पहला पार्टनर है यूएसए, 2+2 डायलॉग का। उसके अलावा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया है, तीनों, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए तीनों हमारे कोड के मेंबर भी हैं। तो बहुत क्लोज रिलेशन है। प्रीवियसली भी अमेरिका के साथ हम लोगों ने 3 बहुत बड़े अग्रीमेंट किए हैं, ठीक है। इसे लिमोवा और कोमकासा और बैका ये कहा जाता है। ये तीनों मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा कि थोड़ा गूगल करें और यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करें। और तीनों के लिए आप सेपरेटली नोट्स भी बना सकते हो। इन तीनों के लिए बेसिकली लॉजिस्टिक एक्सचेंज मतलब ये होता है कि भाई जैसे रिपेयर करने के लिए, पार्किंग वगैरह करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के नेवल बेसिस को यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी का मतलब यह है कि जैसे इंडिया कोई डिफेंस इक्विपमेंट लेता है अगर अमेरिका से, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे, वो सब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन अग्रीमेंट भी जो है इन दोनों से ही मिलता जुलता है। ये तो थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपका आइडिया हो जाएगा। हालांकि मैंने इसके लिए आपको पहले नोट्स दिए होंगे, बट फिलहाल तो आपको मैं थोड़ा सा सजेस्ट करके जाता हूँ। तो ये 3 चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। चलो जी। फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस किक इन एज एयर क्वालिटी टर्न्स सीवियर। दिल्ली में हालत इतनी खराब है, आप दिन में भी जाओगे ना आपको लगेगा चारों तरफ धुआं ही धुआं है। आप जैसे घर से बाहर निकलोगे तो आपके गले में खराश हो जाएगी, आंखों में जलन होती है, क्योंकि हफ्ते भर से मैं ये चीज फील कर रहा हूँ यहाँ पे। सांस लेने में बड़ी मुश्किल है भैया। पोल्यूशन का लेवल सीवियर तक जा चुका है। तो ये सीवियर क्या है? देखिए, ये है सीवियर। अलग अलग कैटेगरी दी गई हैं: गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। मान के चले दिल्ली में गुड और सेटिस्फैक्ट्री तो आपको शायद ही पूरे साल भर में मिलेगा नहीं। यहाँ पे दिल्ली में ज्यादातर कैटेगरी पुअर रहती है, वेरी पुअर, और जब अभी बहुत ज्यादा वो सीवियर चली गई है हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से। सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल होता है सीवियर का। इसके अब इस जब सीवियर में कैटेगरी जाती है तो स्कूल्स वगैरह बंद हो जाते हैं। अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि स्कूल बंद कर दो, ऑफलाइन क्लासेस वगैरह चलानी स्टार्ट कर दो। मेट्रो ट्रेन के रूट जो है वो थोड़े से बढ़ा दिए हैं, टाइमिंग बढ़ा दी है। जो डीजल इंजन है वो बंद कर दिए हैं। रात को कंस्ट्रक्शन
जो एक्टिविटी होती थी दिल्ली में वो बंद कर दी हैं। और ये सारी चीजें की जाती हैं जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, एक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है, वो हम लोग इसको कहते हैं, उसके तहत ये सब की गई है। तो भाई सीवियर कैटेगरी में दिल्ली का हालत चली गई है। जब हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे PM10, PM2.5, NO2, O3, CO, SO2, NH3 और PB, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 पोल्यूटेंट्स को हम लोग कंसिडर यहाँ पे करते हैं। दिल्ली में जो सबसे ज्यादा खराब हालत होती है वो ये वाली होती है, PM10 और PM2.5। यूजली आप इसको डस्ट, स्मोक, और ये स्मोक कई तरह का हो सकता है, ये इंडस्ट्रियल स्मोक भी होता है, जो व्हीकल से निकलता है ये वो स्मोक भी होता है, और जो पराली वगैरह जलाई जाती है एनसीआर के आसपास ये वो वाला स्मोक भी होता है। तो ये स्मोक, डस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं PM10 और PM2.5 के लिए। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं दिल्ली में इतने हाई पोल्यूशन के? कुछ रीजंस हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं और बनाया कंटेंट हम लोगों ने, और विद सम फैक्ट्स ऑल्सो। तो सबसे ज्यादा तो व्हीकल पोल्यूशन ही होता है भाई दिल्ली में। व्हीकल दिल्ली में इतने ज्यादा हैं जितने मुंबई में और चेन्नई में और कलकत्ता में मिला के भी नहीं है। इतने ज्यादा व्हीकल जो है दिल्ली में, हर किसी के पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपना एक प्राइवेट व्हीकल जो है वो दिल्ली में रहता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर स्पेशली PM2.5 वो व्हीकल पोल्यूशन से निकलता है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का ये कहना है कि 40% जो इन दिल्ली में टोटल पोल्यूशन है वो व्हीकल पोल्यूशन से आता है। और बहुत सारे डीजल व्हीकल भी दिल्ली में चलते हैं, उसकी वजह से भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तो ऑफ कोर्स होगी भाई, दिल्ली के आसपास 2 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं, तो उनको प्रोडक्ट तो प्रोवाइड करवाना ही है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत ज्यादा है दिल्ली में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी का ये कहना, बोर्ड का ये कहना है कि भैया 20% दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से होता है। कंस्ट्रक्शन, हाँ, आप दिल्ली में जाओगे मोस्टली जगह पे आपको कहीं ना कहीं पे आपको ब्रिज बनते हुए नजर आ रहे होंगे, कहीं पे कोई फ्लाईओवर बन रहा होगा, कहीं पे सड़क बन रही होंगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा चल रही है दिल्ली में। 15% जो पर्टिकुलर मैटर है दिल्ली में वो कंस्ट्रक्शन की वजह से जो डस्ट उड़ती है उसकी वजह से होता है। और जब हवा वगैरह चलती है, ड्राई कंडीशन होती है, तो आजकल ड्राई कंडीशंस की वजह से क्या होता है, जो हमारी ऊपर वाली जो सोइल होती है वो रिमूव हो जाती है और वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। दिल्ली में बहुत जगह पे जो है पेव्ड रोड्स भी नहीं है, ठीक है, कच्ची सड़कें भी बहुत ज्यादा आपको आसपास देखने को मिलेंगी। सड़कों के आसपास जो कच्ची जगह होती है यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, घास वास नहीं है, यहाँ से भी बहुत मिट्टी दिल्ली में उड़ती रहती है। ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं पोल्यूशन को। उसके अलावा जो पराली वगैरह क्रॉप रेजिड्यूज चलाए जाते हैं ऑफ कोर्स, खासकर विंटर के महीने में 25% कॉन्ट्रीब्यूशन पोल्यूशन का वहां से भी होता है। खासकर ये आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और पार्ट ऑफ जनवरी, ये काफी पोल्यूशन होता है। और इसी में से फिर आप मान के चलिए कि 20 दिन ऐसे होते हैं, एंड ऑफ अक्टूबर, स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, जब हरियाणा पंजाब वगैरह में जो ग्रो स्टबल बर्निंग की जाती है वो उसमें की वजह से काफी पोल्यूशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाउस होल्ड जो डीजल जनरेटर्स वगैरह होते हैं वहां से भी 10% के आसपास एमिशन होता है, एज पर सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरनमेंट। वेस्ट बर्निंग की जाती है भाई दिल्ली में, 5% उसकी वजह से भी होता है एज पर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। डस्ट वगैरह को मैंने ऊपर बता ही दिया है, ठीक है, 8% जो अनपेव्ड रोड है, मतलब कच्ची जो सड़कें हैं वहां से भी होता है। उसके अलावा जो है मेट्रोलॉजिकल फैक्टर है, दिल्ली एक लैंडलॉक एरिया है, राइट। हवा बंद हो जाती है, कॉन्टिनेंटलिटी यहाँ पे होती है, हवा शांत होती है, तो जो पोल्यूशंस होते हैं वो पोल्यूटेंट्स वो दिल्ली में ही फंस जाते हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं, तो जिसकी वजह से भाई सारी समस्याएं हमारे यहाँ पे होती हैं। ठीक है, नेशनल क्वालिटी एयर इंडेक्स के बारे में आप थोड़ा देख ही सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में लिया गया था, अंडर द टैग ऑफ वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन। तो यही जो आपको बताया, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर हम लोग करते हैं। इसमें 24 आवर्स और की एवरेज और 8 घंटे की एवरेज जो है वो अलग अलग पोल्यूटेंट्स के लिए यहाँ पे ली जाती है। देखिए नीचे बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, इसको हम लोग, इसकी यूनिट अलग होती है, PM10, PM2.5, NO2, SO2, NH3 और PB, ठीक है। इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, 24 आवर्स की एवरेज लेते हैं, जबकि CO और O3 के लिए हम लोग 8 आवर्स की एवरेज लेते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको लास्ट वीक भी करवाया था, सेम सेंटेंस बताया था। ये आपने याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि 8 घंटे का क्या है और 24 घंटे का क्या है, ध्यान रखना आपने, ठीक है जी। चलिए,
बायोस्फीयर रिजर्व आर इवॉल्विंग एज पॉकेट्स ऑफ होप। भाई जब सारी दुनिया में डिस्ट्रक्शन हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, जंगलों में आग लग रही है, कहीं पे फ्लड आ रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रही है, तो ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक उम्मीद की किरण लेके आए हमारे लिए, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोग अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसी के बारे में आर्टिकल है। लेकिन ये आज आर्टिकल क्यों दिया गया है? क्योंकि आज है 3 नवंबर। आज हमारा बायोस्फीयर रिजर्व डे है, वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेट करें इसलिए थोड़ा सा इन्होंने इस टॉपिक के बारे में बात किया है। बायोस्फीयर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनेस्को ने शुरुआत किया था अंडर अ मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं किस साल, विच ईयर दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। ठीक है, और इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है जी। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके स्टेट में भी कोई बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, और क्या उसकी खास बात है? अगर आपने वहां पे कभी विजिट किया है तो आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, इस बार जो यूनेस्को का जो मीटिंग हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व का, अंडर नेशनल सेंटर फॉर द सस्टेनेबल कोस्ट मैनेजमेंट, ये चेन्नई के अंदर हुआ था, तो इसलिए भी इंडिया के परस्पेक्टिव से इस बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम क्या थी? रिज टू रीफ। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये पॉइंट याद कर लेना है, इसको लिख लेना है। जो चेन्नई में इस बार यूनेस्को का फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व जो मीटिंग हुआ, उसका थीम है रिज टू रीफ, याद रखना है। अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हल्का सा अगर आपको मैं इंफॉर्मेशन दूं, दुनिया भर में टोटल 748 बायोस्फीयर रिजर्व हैं 134 कंट्रीज के अंदर, जिनमें से 22 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो ट्रांस बाउंड्री हैं, मतलब एक से ज्यादा कंट्री को कवर करते हैं। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए गए हैं 250 मिलियन लोगों को डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए जरा, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर होता क्या क्या है। पहली बात, ये बहुत बड़ा एरिया होता है। बायोस्फीयर रिजर्व के का जो कोर एरिया होता है, जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, मतलब हार्ट ऑफ द ईच बायोस्फीयर रिजर्व इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड, विच इज कॉल्ड अ कोर जोन। यहाँ पे कोई हैबिटाट अलाउड नहीं है, मतलब इंसानी सेटलमेंट यहाँ पे नहीं हो सकती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर फॉर्म में क्या रहता है? नेचर रहता है। यूजुअली अगर आप देखोगे कोर एरियाज के अंदर आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये होता है पहला एरिया, कोर एरिया। उसके बाद हमारा जाता है बफर एरिया। कोर एरिया के बाहर जो ब्लू कलर में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो बफर एरिया है। बफर एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी डेफिनेटली अलाउड है, लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आप ये बोलिए कि वहां पे वो केमिकल फैक्ट्री नहीं लगा सकते, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो नेचर को हार्मफुल करता है बेसिकली। ठीक है, नेचर के साथ जो है मिल बांट के रहते हैं। ठीक, वहां पे लेबोरेटरी वगैरह साइंटिफिक पर्पज के लिए ओपन की जा सकती है। यस, एजुकेशन पर्पज के लिए, ट्रेनिंग पर्पज के लिए कुछ ना कुछ आप वहां पे कर सकते हो, कुछ डिसेंट वे में, विद सम लिमिटेशंस। टूरिस्ट एक्टिविटी भी वहां पे आप अलाउ कर सकते हो। फिर सबसे बाहर का जो एरिया होता है, जो ऑरेंज कलर में यहाँ पे दिखाया गया है, उसे हम लोग ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ट्रांजिशन जोन में लगभग लगभग सब कुछ अलाउड होता है, लेकिन हार्मफुल जो नेचर चीज होते हैं वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री वगैरह लगाना, वो सब यहाँ पे अलाउड नहीं होता। बट स्टिल दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन जोन, एंड इट्स अ सोशल कल्चर जोन ऑल्सो, क्योंकि घर वर गाँव वाँव काफी होते हैं यहाँ पे। ट्राइबल लोगों की एक्टिविटी बफर जोन के अंदर काफी होती है, ट्रांजिशन जोन के अंदर तो होती ही है ऑफ कोर्स। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे रहता है। तो ह्यूमन सेटलमेंट ट्रांजिशन जोन में काफी ज्यादा होती है, बफर जोन के अंदर भी हो सकती है, लेकिन वो उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। आप अनलिमिटेड जो है ग्रेजिंग नहीं कर सकते, वहाँ के जो जंगल के प्रोडक्ट होते हैं आप उनको अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते, कुछ टाइमिंग होती है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज अलॉट किए जाते हैं। वो सारी चीजें जो है यहाँ पे ध्यान रखी जाती हैं बायोस्फीयर रिजर्व को लेके। तो वैसे ही पॉइंट आप हमें बताना नहीं था, आपसे मैंने सवाल पूछा था। 1971 में जो है यूनेस्को ने जो बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू किया था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखें अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व अभी जैसे बांग्लादेश जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम के अंदर अभी ऐसा सच नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसको हम लोग कर सकते हैं। द फर्स्ट वन वाज द हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व इन श्रीलंका विच वाज डिजाइन डेजिग्नेटेड इन 1977। बेसिकली इंडिया और उसके आस पड़ोस के देशों की बात कर रहा है,
ठीक है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कर्नाटका में, केरला में, नीलगिरी, ठीक है, वो सब। कंचनजुंगा बायोस्फीयर रिजर्व को 2018 में अभी लेटेस्ट उसको एस्टेब्लिश किया गया था। और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं हमारे बांग्लादेश, इंडिया और वहाँ पे मालदीव, श्रीलंका, वहाँ पे भी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की बात चल रही है। तो इनका सवाल कहने का मतलब यही है कि इस आर्टिकल का, कि जैसे जैसे बायोस्फीयर रिजर्व बढ़ेंगे दुनिया भर में, तो प्रोटेक्टेड जो एरिया है वो भी इंक्रीज होंगे, और जिसकी वजह से बेनिफिट होगा। बायोस्फीयर रिजर्व के बहुत बेनिफिट होते हैं ऑफ कोर्स। हमारे जो फ्लोरा फोना है उसको जो है वो कंजर्व करता है। कार्बन सिंक जो है वो भी बढ़ता है। जैसे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें, तो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज अपने नेचर को प्रोटेक्ट करती हैं। इवन गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर लोकल जो गांव है, वहाँ पे पंचायत हैं, वो किसी को भी उस एंट्री करना अलाउड नहीं करते हैं जब तक वो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। हर किसी को चेक करते हैं तब जाके अंदर भेजते हैं। तो ये सब चीजें की जाती हैं लोकल कम्युनिटीज के साथ, क्योंकि देखिए लोकल कम्युनिटी को नेचर में ही रहना है। उनका तो खाना पीना, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ नेचर से ही चलता है। तो लोकल कम्युनिटी की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और यूनेस्को का जो प्रोग्राम है जिसे मैप कहा जाता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर मैन वर्ड भी है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि इंसानों को नेचर के साथ मिलकर लेके जा आगे लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि भाई इंसानों को छोड़ो, खाली जो है आप फ्लोरा फोना को ही प्रोटेक्ट करो, नहीं। इंसानों को भी मेंटेन यहाँ पे करना है। इवन इंसानों की ही जिम्मेदारी है नेचर को कंजर्व करने की। तो लोकल कम्युनिटीज का ध्यान रखा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। जैसे हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स के अंदर मेजर फोकस फ्लोरा और फोना के ऊपर होता है। लोकल कम्युनिटी पे उतना फोकस नहीं होता। बट बायोस्फीयर रिजर्व में लोकल कम्युनिटी के ऊपर भी उतना ही फोकस होता है जितना फ्लोरा और फोना में होता है। ये सवाल एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछ सकता है, तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। सवाल इस तरह से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इंटीग्रेट ह्यूमन एक्टिविटीज एज इंटीग्रल पार्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज कंसीडर लोकल कम्युनिटीज एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। तो उसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि वन ऑफ टू, वन एंड टू, टू एंड थ्री, थ्री एंड फोर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सबसे ज्यादा इंसानों के ऊपर फोकस किया जाता है, लोकल कम्युनिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपने इस परस्पेक्टिव से इस आर्टिकल को पढ़ना है। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल पे जो आप पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।